हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग आज बात करेंगे फिज़िक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, जो कि चैप्टर वाइज हैं। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आप लोग इसको तैयार कर सकते हैं अपने बेस्ट तैयारी के लिए, ठीक है। और आज मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, कूलाम के नियम में दो वैद्युत आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है। तो इनमें से व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नियतांक C का SI मात्रक बताना है, ठीक है। नियतांक C का SI मात्रक क्या होता है? आपको पता है जो है क्या होता है, C बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है? तो निर्वात की वैद्युतशीलता का मान क्या होता है आपको पता ही होगा, 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप क्या है? FJI बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QJ अपॉन RIJ क्यूब RIJ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन ए सही है। फोर्थ है, निर्वात या वायु में परावैद्युतांक K का मान क्या होता है? आप हर जगह पे K का मान 1 रख देते हैं, ठीक है, आपको पता है, ऑप्शन बी सही है। अगला है, आवेशों का क्वांटीकरण होता है, Q बराबर NE आपने पढ़ा होगा, और इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए होंगे। अगला है, कूलाम का आवेश किस पर निर्भर करता है? कूलाम फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताइए क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो आवेशों की दूरी पे भी डिपेंड करता है। ये दो आवेश हैं, एक यहाँ Q1 है, ये Q2 है, ये इसके बीच की दूरी R होती है, ठीक है। तो आवेशों के बीच की दूरी मतलब डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है और माध्यम पर भी डिपेंड करता है, तो दोनों पर डिपेंड करता है। अगला है, निर्वात की वैद्युतशीलता और परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता के मध्य संबंध क्या है? मतलब एप्सिलॉन F अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू K होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो निर्वात की है, एप्सिलॉन की वैल्यू है निर्वात की वैद्युतशीलता, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसका मतलब है परावैद्युतांक की वैद्युतशीलता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का मान किस नियम के द्वारा होता है? तो कूलाम के नियम के द्वारा होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी हम लोग लाइव नहीं आ सकते, वरना हम लोग शायद लाइव आके बातचीत करते, आपकी और भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हम करते। और तो थर्ड ईयर की बेस्ट तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अगले साल भी अच्छे से तैयारी कर पाएँ हमारे चैनल पे। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है अभी मेरे पास, तो इस वजह से मैं हिंदी मीडियम के क्वेश्चन ही करा रही हूँ। आप लोगों की मांग रहती कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन आए, लेकिन क्वेश्चन इंग्लिश में मिल नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से ये हिंदी में ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि वैद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु पर आवेश Q रख दिया जाए तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा? Q इंटू E, और ऊपर वेक्टर लगा है, ठीक है, ये वेक्टर लगा है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑप्शन C सही है, ठीक है। अगला है, दो आवेशों को कुछ दूरी पर रख दिया गया है, यदि उनके मध्य एक कांच का टुकड़ा रखा जाए तो उनके बीच बल क्या होगा? ठीक है, दो आवेश हैं, कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं, तो अगर उनके बीच में एक कांच का टुकड़ा रखते हैं तो क्या होगा? बल भाई घटेगा ना। जब आवेश के बीच में कुछ रख दिया गया तो प्रतिरोध वहाँ पे क्या आ रहा है? अवरोध हो रहा है, तो वहाँ पे घटेगा, ऑप्शन C सही है। अगला है, गुरुत्वाकर्षण बल वैद्युत बल की तुलना में कितने गुना होता है? तो 10⁻43 गुना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। किसी द्विध्रुव की अक्ष से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? R³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R³ के, ठीक है, R के। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव की निरपेक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अपने द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा से होगी। तो ऑप्शन बी सही है, विपरीत होगी, ठीक है। अगर निरपेक्ष स्थित बिंदु का वैद्युत आवेश की क्षेत्र की दिशा जो होगी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होगी, मतलब ये इधर डायरेक्शन है तो ये इधर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थैतिक वैद्युत क्षेत्र के लिए क्या असत्य है, मतलब क्या गलत है? आपने पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस में फर्स्ट ईयर में, ठीक है।
कर्ल ई बराबर 0, इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर बराबर 0। अगला है इंटीग्रेशन ए ई डी डॉट डी आर इक्वल टू इंटीग्रेशन बी टू ए ई डी आर। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। ये मतलब गलत है, गलत वाला ही पूछा था, बाकी ये सारे सही हैं। ठीक है, इसीलिए जो गलत वाला पूछा था सत्य, इसलिए ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला है संरक्षी वैद्युत क्षेत्र ई के लिए सत्य कथन क्या है। तो आपको अभी बताया था, यहाँ पे ये जितने दिए थे ये सब राइट थे ना, तो ये कर्ल ई बराबर 0 ये ऑप्शन सही है यहाँ के लिए, संरक्षी वैद्युत क्षेत्र ई के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक समावेशी गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र अधिकतम होगा, कहाँ होगा, तो उसके पृष्ठ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, अनंत रैखिक आवेश से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी। E प्रोपोर्शनल टू 1/r होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवेशित पेलन के अंदर अक्ष से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी। E प्रोपोर्शनल टू r होगी। अगला क्वेश्चन है, किसी धन आवेश और ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल का अनुभव करें, वो क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। आगे चलते हैं। देखिए, सारे वीडियोस आप ही लोगों के लिए हैं, तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करा करिए आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ में, जिससे उनको भी पता चल पाए। और हमारे चैनल पे हमारा चैनल क्या, आप ही का चैनल है, आप ही लोगों की वजह से ग्रो होगा। जो भी होगा हम लोग आगे चल के इस पर सीटेट और यूपी टेट, इससे रिलेटेड भी, टेट से रिलेटेड भी वीडियोस भी डालेंगे, तो आप उन लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। आपके भाई बहन यदि कोई यूपी टेट सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। जल्दी हम लोग उस पर भी काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, दिए गए चित्र में धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र और ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो आवेश, ये देखिए दिए हुए हैं चित्र। ठीक है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आवेश से बाहर की ओर होगी और एक आवेश की ओर होगी। ठीक है, तो धन आवेश जो है ये है भाई, देखिए बाहर जा रहा है धन आवेश वाला, और ऋण आवेश वाला खींच रहा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्रम के अनुसार। ठीक, अगला है, वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक में मात्रक क्या होता है। एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों Q1 Q2 Qn के द्वारा बल लगा रहा हो। ठीक है, अगर किसी एक बिंदु पर अनेक आवेश लग रहे हों, बल लगा रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। ऑप्शन बी सही है, इक्वल टू R इक्वल टू 1 to n। भाई जहाँ तक लग रहे होंगे बल 1 से n तक लग रहे हैं, तो R इक्वल टू 1 to n 1/4πε0 QR/RI नॉट का RI नॉट स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैप लगा है, वेक्टर कैप। अगला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस वैद्युत क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण की होती है। तो क्या होती है, बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ये चित्र दिया हुआ है, सजातीय आवेश और विजातीय आवेश, मतलब विपरीत और एक समान वाले। तो ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा इस टाइप से, अगर आता है तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों पूछा गया। दिए गए चित्र में सजाती विजाती कौन से हैं, तो पहला सजाती है, दूसरा विजाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र की प्रकृति क्या होती है। तो स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है, एक संरक्षी बल होता है, एक असंरक्षी बल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्थिर वैद्युत बल होगा वो संरक्षी होगा। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, +P -P, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब दो बिंदु आवेशों के बीच अंतराल को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले बल क्या हो जाएगा। और जब अंतराल आधा हो जाएगा वो पास में आ जाएंगे। आपको पता है, एक यहाँ पे आवेश रखा है, यहाँ पे रखा है, अब भाई इनकी डिस्टेंस कम कर दी, यहाँ रख दिया, तो क्या होगा, बल ज़्यादा लगेगा। और हाफ डिस्टेंस बढ़ के आए हैं तो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मतलब इधर से थोड़ा खींच के, इधर से थोड़ा खींच के, बोला है बीच के अंतराल को आधा। पहले अगर इसके बीच की डिस्टेंस 4 थी, तो अब 2 ही कर दी जाए, तो क्या होगा भाई, बल बढ़ेगा कितना, उसके स्क्वायर के, तो मतलब 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र में कर्ल का मान क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कर्ल E बराबर 0, तो 0 होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, आवेश की एक अनंत पतली समतल चादर के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, सिग्मा r/2ε0। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के लिए दूरी r के साथ वैद्युत क्षेत्र बदलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। ऑप्शन सी सही है, अल्फा कणों को। आज मैं वो वाले क्वेश्चन पिन कर दूंगी, वहाँ से आप मिला लीजिएगा जो कल के क्वेश्चंस के आंसर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर होता है। ऑप्शन बी
बलों के परिमाण के बराबर होंगे। ठीक है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होते हैं तो क्या होगा, बलों के परिमाण के बराबर होंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत ध्रुव का आवेश Q और Q0 के बीच की दूरी R है। अच्छी स्थिति के द्विध्रुव केंद्र से दूरी बतानी है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो इंटर में भी पढ़ा होगा, 1/4πε0 2QR/d³। ठीक है, अगला है सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी समतल चादर के समीप r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, σ/ε0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी विद्युत पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है, इकाई ही उस बिंदु पर रखे इकाई आवेश पर लगने वाले बल के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर लगने वाले बल के क्या होती है, बराबर होती है, 3 गुना होती है, 2 गुना होती है या पूर्ण गुणज होती है, आप लोग बताइए। ठीक है, आज के लिए क्या इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 80 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में। आप लोगों को 6-7 चैप्टर होंगे। आपके पेपर में जो पहला पेपर है वो फिजिक्स ही का है ना आपका, तो आप लोग बेहतर तैयारी हो जाए इसके लिए एक दिन बैठ करके पेपर के एक दिन पहले इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो आपका बिल्कुल 100% मतलब अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप लोग लगभग जैसे 17 को है अगर आपका पेपर, तो आप लोग 14, 15, 16 3 दिन अपने मतलब निकाल करके रखिए फिजिक्स का। उससे पहले आप मैथ पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, तो आप लोग कुछ उस हिसाब से टाइम टेबल अपना सेट कर लीजिए। उन 3 दिनों में फिजिक्स को पढ़िए, आराम से पूरा रिवाइज करिए। और उसके बाद ठीक है, आप लोग चाहिए तो 16 को शाम को अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियोस को एक बार फिर से देख सकते हैं। ये सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आप डबल स्पीड पे देख सकते हैं, जिससे आपका जल्दी वीडियो भी हो जाएगा। 2x2 पे लगा लीजिएगा और आराम से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, पेपर के टाइम पे, क्योंकि टाइम की बहुत ही कीमत होती है, इसलिए जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आपको PDF चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का तो 100 रुपीज़ चार्ज है, आपको पता है। हमारी ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, BSc ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।